is Nazim Hussain, and the topic we are discussing about today, that is dust analysis. इस इसमें हम डस्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं कि डस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके, डस्ट के नुकसानात कौन कौन से हैं, डस्ट को एनालिसिस, डस्ट का तज्ज़िया, एनालिसिस होता है किसी चीज़ का तज्ज़िया करना। तो इसके तज्ज़िये के बारे में, इसके मुशाहदे के बारे में कि डस्ट को हमने एनालाइज़ करना है, डस्ट के बारे में हमने अब पढ़ना है कि ये क्या चीज़ है, इसमें पोल्यूटेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें मटेरियल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में है वाई डस्ट इज़ अ कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, कि डस्ट को एज आ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में कंसर्न क्यों किया गया है, कि ये डस्ट को एज अ पोल्यूटेंट काज क्यों कहा गया है, किस वजह से। फिर हमारे पास है सोर्सेज ऑफ डस्ट, कि डस्ट के सोर्सेज किस किस जगह से हैं, डस्ट किस किस जगह से आ सकती है हमारे पास है। डस्ट के सोर्सेज मतलब कि डस्ट हमारे पास किस किस जगह से, कौन कौन से ज़राए हैं जो कि डस्ट का सोर्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। किस किस ज़राए से, किस किस मटीरियल से हमारे पास डस्ट आ सकती है या डस्ट को बाइस बनता है। फिर हमारे पास है हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद डस्ट पोल्यूशंस, कि डस्ट के नुकसानात कौन कौन से हैं, ये पोल्यूशन का बाइस कैसे बनती है, इसमें पोल्यूशन का बाइस बनती हो तो कौन कौन से इसके नुकसानात होते हैं हमें, किस कैसी कैसी डिज़ीज़, किस किस किस्म की बीमारियां हमें लगती हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मतलब कि हम डस्ट को किस किस जगह से इकट्ठा कर सकते हैं, इसके सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, कितना मिलीमीटर हमने इसका सैंपल लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, किस किस तरीके से हमने सैंपल लेना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। फिर एनालिसिस ऑफ डस्ट, कि डस्ट को एनालाइज़ करना है, कि डस्ट का तज्ज़िया करना है या मुशाहदा करना है कि ये किस तरीके से है कैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास है डस्ट का इंट्रोडक्शन, कि अब डस्ट का इंट्रोडक्शन है। आपको पता है गांव में या जितने भी देहाती इलाके हैं उनमें चले जाएं तो वहाँ पे डस्ट एक आम बात है। डस्ट के बारे में जाना जाता है कि वो एक ऐज़ अ मटीरियल है कि उनके पास, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि जैसे कह सकते हैं ना कि मुश्किलात जब ज़्यादा आती हैं तो वो आसान हो जाती हैं। इसी तरीके से ये भी है कि जिस जगह पर डस्ट होगी बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे उन्हें महसूस भी नहीं होगी, लेकिन ये डस्ट एज़ अ ग्रेटेस्ट कंसर्न किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला बनाया जाता है, जिसमें जिस इन्वायरमेंट माहौल में वो अर्बन एरिया, अर्बन मतलब कि शहरी इलाकों में डस्ट को बहुत ही ज़्यादा कंसर्न किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मसला होता है, बहुत ज़्यादा अहम मसला इस जगह पे होता है। बिकॉज़ अब डस्ट को यहाँ पे अहम मसला तो है, लेकिन है क्यों, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि डस्ट में शहर के इलाकों में डस्ट का बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदा सब्सटेंस का पाया जाना इस जगह पर। वन ऑफ द पोटेंशियल एक्सपोज टू चिल्ड्रन, कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ को पहुंचाता है, ये बच्चों को पहुंचाता है। हु ओपन प्ले, जो कि गलियों में खेलते हैं, स्कूल यार्ड्स, घरों स्कूल्स के प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, पार्क्स में खेलते हैं, एटसेट्रा वगैरह जितनी भी हैं। या ज़ाहिर बात है कि घरों में तो हो नहीं सकता क्योंकि घरों में इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है। तो इसी वजह से ये होता किस किस जगह पे, स्ट्रीट्स में, गलियों वगैरह में बच्चे खेलते रहते हैं, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। स्कूल यार्ड्स, स्कूल के खेल प्ले ग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा होती है, पार्क्स में बहुत ज़्यादा होती है। एंड द मेजर रोड्स ऑफ द एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज़ द रोज डस्ट इज़ मेनली इंजेक्शन, कि अब जो कि सबसे ज़्यादा डस्ट आती किस जगह से है, वो सबसे ज़्यादा इंजेक्शन मेनली किस जगह से होती है, वो है रोड डस्ट, कि सड़क से आने वाली जितनी भी डस्ट है वो सारी। बच्चे स्ट्रीट्स में खेल रहे हैं, स्कूल यार्ड्स में खेल रहे हैं, पार्क्स में खेल रहे हैं, सड़कों पर खेल रहे हैं, जितने भी ज़्यादा उनके हाथ से डस्ट लग जाती है, उनके हाथों पे आके जो को डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हाथों हैंड्स पे आके स्ट्रक्स कर सकते हैं, चिमट जाते हैं। चिमट से मतलब कि उनके हाथों पे लग जाते हैं, और वही बच्चे जो कि बग़ैर हाथ मुंह धोने के खाने के आदी होते हैं तो उसके ज़रिए से वो इंजेस्टेड करी जाती है, सब्सिक्वेंटली कुड भी इंजेस्टेड। सब्सिक्वेंटली मतलब कि ज़ाहिर बात है जब उन्होंने हाथ वगैरह धोने हैं तो वही डस्ट, वही गंदे हाथों से जब उन्होंने खाना है तो वो डस्ट, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनके इंजेस्टेड किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास है डस्ट के सोर्सेज, कि डस्ट अब आती किस किस जगह से है, कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है। द मेन सोर्स ऑफ द रोड डस्ट इज़ द
डिपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा रोड पर डिपॉजिट्स होना। डिपॉजिट्स मतलब कि सिमट जाना, जैसे गाड़ियों का धुआं वगैरह जितना भी है, फैक्ट्रियों का धुआं है, ये सारी चीज़ें। दूसरा मट्टी वगैरह जितनी भी उसमें डस्ट वगैरह सारी। अब वो देहाती इलाकों में भी तो ज़्यादातर गाड़ियों को धुआं तो होता नहीं है, लेकिन जो शहरी इलाकों में फैक्ट्रीज़ का, गाड़ियों का आम रफ्त चलती रहती है, इस वजह से वो जितना ज़्यादा ट्रैफिक का आमदोरफ्त होती है, उतना ज़्यादा डस्ट का बाइस भी बनती है। इन द अर्बन इन्वायरमेंट से दिस पार्टिकल्स ओरिजिनेट्स मेनली फ्रॉम। अब शहरी इलाकों में बताया गया कि किन किन जगह से ज़्यादातर डस्ट आ सकती है। सबसे पहले रोड ट्रैफिक है, कि जितनी ज़्यादा रोड पर ट्रैफिक होगी उतने ज़्यादा डस्ट का बाइस बनेगी। एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है सारा जितना कुछ भी, वो पोल्यूशंस का या डस्ट पार्टिकल्स का डस्ट का बाइस बनती है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अब जहाँ पे जिस जगह पर कंस्ट्रक्शंस हो रही है वहाँ पे ज़ाहिर बात वहाँ पे तो डस्ट तो लाजमी होगी, जितनी भी कुछ जिस जगह देख लें। फ्रॉम द फ्लैकिंग ऑफ पेंट्स, पेंट के पार्टिकल्स, जिस जगह पर पेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे भी डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मेल आ रही होती है, डस्ट के पार्टिकल्स वहाँ से हवा में उड़ रहे होते हैं। अक्सर वो लगा रहे होते हैं तो हवा के पार्टिकल्स में शामिल हो रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। अब वो पार्टिकल्स जिनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो डिपॉजिट्स कर जाते हैं अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उनका डायमीटर ज़्यादा होता है। वो जल्दी से जल्दी कहाँ पे स्टक कर जाते हैं, ज़मीन पर चल जाते हैं। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस द ग्रेविटी, उन पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है जितनी ज़्यादा, वो रोड पर जाके अर्थ सरफेस पर ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स क्या होता है। अब डस्ट के हैज़र्ड्स है, डस्ट के नुकसानात और डस्ट की वजह कौन कौन से किन किन पार्टिकल्स में पाया जाता है। स्पेशली इनमें सबसे ज़्यादा लेड पाया जाता है। अब जितने भी अब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, लेड पीबी का बायस बनती हैं। अदर हैवी मेटल्स, अब अदर हैवी मेटल्स कौन कौन से हैं। अब दूसरे जो मटेरियल्स उसमें पाए जाते हैं अदर हैवी मेटल्स सच एज स्कैंडियम, क्रोमियम, कॉपर एंड निकल है, जिंक आर आल्सो रिटेनली ऑब्जर्व्ड इन द रोड डस्ट। अब हैज़र्ड्स किस किस जगह से हो सकते हैं, जैसे रोड डस्ट में भी रीसस्पेंडेड इनटू द एयर एंड देन इनहेल्ड। जैसे ही मतलब कि ट्रैफिक्स का आमदोरफ्त होती है तो वो रोड से डस्ट वगैरह उठती है, उड़कर दोबारा एयर के पार्टिकल्स में हवा में शामिल हो जाती है, जिससे इनहेल्स किया जाता है। सांस तो सारी बातें हमें लेनी होती है, तो सांस से इनहेल्स होता है तो वो हमारे अंदर चला जाता है, जिससे बाइस बनता है। जैसे प्लूटेंट्स प्रेजेंट्स इन द रोड डस्ट कैन एंटर द सरफेस वाटर इनटू द, जब बारिश होती है जिस वजह से बारिश का पानी बहता है, बहने से वो जितने भी हमारे आसपास के नदी नालों में जाता है, वहाँ पे हम पानी इसको इस्तेमाल करते हैं, पानी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द रेन, वो भी पोल्यूटेंट्स का बाइस बनती है। रोड डस्ट कैन बी कैरीड आउट इनटू द होम्स ऑन एटम्स ऑफ क्लोथिंग। जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो हल्के कपड़े पहने होते हैं, ट्रैफिक पर जा रहे होते हैं, बाइक अक्सर चला रहे होते हैं या कुछ भी चला रहे होते हैं, तो जिससे आप अक्सर देखते हैं कि आपके कपड़ों के ऊपर डस्ट पड़ी हुई होती है। तो वो डस्ट कहाँ से आती है, वो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, रीसस्पेंडेड पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोथ्स पर लग जाते हैं, जिससे आप कैरीड आउट टू द होम्स में ले आते हैं। वही डस्ट पार्टिकल्स आपके हैंड्स पर लगते हैं, फिर इंजेस्टेड किए जाते हैं। द पोल्यूटेंट्स the pollutant contents of dust in homes, schools and place of work। वही जो pollutant contents आप घरों में लेके आते हैं, स्कूल्स में लेके आते हैं, काम करने की जगह पर लेके आते हैं, कैन बी एज ए हाई एज डेट ऑफ रोड डस्ट। वो रोड डस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल्स होते हैं, क्योंकि उनमें फैक्ट्रियों का धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, सारा मिक्स मिला हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट की एनालिसिस है, कि डस्ट को एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है। एक अब किस किस तरीके से, कैसे हमने एनालिसिस किया जाना करना है इसका। अब हम किस किस जगह पर डस्ट के पार्टिकल्स को स्टोर किया जा सकता है। सबसे पहले स्टोर इन डिस्पोजेबल पॉलीथीन बैग्स है। अब डस्ट के पार्टिकल्स को एक पॉलीथीन के बैग में स्टोर कर सकते हैं।
पॉलीथीन्स के बैग्स में छोटे छोटे जो कि डिस्पोजेबल होते हैं. यू शुड कलेक्ट एट लीस्ट 5 ग्राम ऑफ ईच डस्ट सैम्पल्स. अब जिस जगह से भी डस्ट के सैम्पल्स को ले रहे हैं तो वहाँ से सिंपल आपने सिर्फ 5 ग्राम सैंपल लेना है डस्ट के पार्टिकल्स का, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप. टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ सैम्पल्स के कंटेमिनेशन किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर देखें मेटल के एनालिसिस को कैरिड आउट के स्टूबिक है. जब आप मेटल के एनालिसिस को कैरिड आउट कर रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स में, ना तो आप मेटल के कंटेनर को ले सकते हैं. शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, मिक्सिंग और स्टोरिंग. आप ना ही उससे कलेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल कंटेनर्स का, ना ही उससे मिक्सिंग के लिए, ना ही आप उसको स्टोर करने के लिए मेटल कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लास्टिक कंटेनर्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड. आप मेटल की एनालिसिस कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड कर सकता है, कंटेमिनेशन हो सकते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है मेटल के साथ. इसी वजह से अब मेटल को कलेक्टिंग किस किस तरीके से ऐसा सेम जैसे हमने सॉइल की किया, फिर हमने सेंटीमेंट्स का किया था, इसी तरीके से हम डस्ट के एनालिसिस भी उस तरीके से करते हैं. लेकिन एज अ स्पेसिफिक वेज, कुछ इसके स्पेसिफिक वेज हैं. जैसे आप ले सकते हैं एक डस्ट पैन की मदद से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं. फिर आप इसके वो स्पैचुला की मदद से लेबॉर्ट्रीज़ में स्पैचुला वगैरह मिल सकते हैं. इस सारी चीज़ों से आप इस डस्ट के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं. फिर हमारे पास है डस्ट के एनालिसिस है कि आपने स्टोर तो कर लिया डस्ट के सैंपल्स को. शुड बी करेक्ट साइट्स है. अब किस किस जगह से डस्ट के सैंपल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे हमारे पास है पेमेंट्स है, जितनी भी गंदे देहाती इलाके होते हैं या दूसरे वगैरह जितने भी इलाके, शहरी इलाके, जिस जगह पर कूड़ा करकट या डस्ट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उस जगह से. फिर आप रोड से डस्ट के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं. रोड जिसे आपको पता है आमतौर पर कार पार्क, जिस जगह से आप कार की पार्किंग करते हैं वहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इंडोर्स या किसी भी इंडोर्स जगह से, ऑफिस से, फैक्ट्रीज़ वगैरह से, होम से, स्कूल से, पार्क से आप यहाँ पे भी ले सकते हैं. फिर हमारे पास है डस्ट के एनालिसिस. अगर आपने डस्ट के एनालिसिस तो कर ली है, लेकिन आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स को भी फॉलो करना होता है कि जो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. जैसे द सैम्पलिंग एरिया. आप सैंपल के जिस जगह से आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल का एरिया मिनिमम सिर्फ मीटर स्क्वायर के होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ट्रैफिक डेंसिटी. आपने ट्रैफिक डेंसिटी को भी काउंट करना है कि कितने % ट्रैफिक डेंसिटी है या कितने % नहीं है. डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, कि रोड का डिस्टेंस, रोड से डिस्टेंस कितना सा, ये रोड के ऊपर है, ये रोड से थोड़ा सा पीछे है, ये रोड से थोड़ा सा फासले पर है, ये सारी चीज़ें. विंड स्पीड्स. जिस जगह से आप डस्ट के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने विंड की स्पीड भी देखनी है कि हवा कितने पैरामीटर से चल रही थी वहाँ पे. द टाइम ऑफ लास्ट रेनफॉल्स एंड इट्स इंटेंसिटी, कि जिस जगह से आप डस्ट के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे थे उस जगह से आपने ये भी रिकॉर्डेड करना है कि लास्ट टाइम वहाँ पे रेन किस टाइम वहाँ पे रेन हुई थी, और ये भी कि कितनी इंस्टेंसिस, कितनी मिलीमीटर हुई थी, कितने % हुई थी, कितने % नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ें. और अगर एक बात आपने सारी याद रखनी है कि नोट डैट कि ट्रैफिक डेंसिटी शुड बी इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक काउंट्स. अगर आपको ट्रैफिक डेंसिटी जो कि आप उसकी ट्रैफिक की डेंसिटी काउंट कर रहे हैं कि वो आपके इन टर्म्स ऑफ काउंट्स में होने चाहिए, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल. अगर आपको वहाँ पे ये तो नहीं है कि अगर आप वहाँ पे डाटा सैम्पलिंग करने गए तो सुबह से लेकर शाम तक आप जितने कुछ वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है तो उसको काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको मे बी डिस्क्राइब्ड एज क्वालिटेटिवली कि जिस जगह से आपने सैंपल को कलेक्ट किया है वो जगह में ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो ट्रैफिक डेंसिटी थी या मीडियम ट्रैफिक डेंसिटी थी या हाई ट्रैफिक डेंसिटी थी, कि ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही थी या मीडियम रेंज में थी या बहुत ही ज़्यादा कम या थोड़ी बहुत गुजर रही थी. इस चीज़ को आपने बहुत ही ज़्यादा मद्देनज़र रखना है. फिर हमारे पास है डस्ट की एनालिसिस है कि डस्ट को एनालिसिस किस तरीके से करना है आपने, ये सारी चीज़ें. वंस जैसे आपने सैंपल्स को रेडी कर लिया, द रिकमेंडेड प्रोसीजर अवेलेबल इन रिलेटेड फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एनालाइट्स. वो हम डस्ट को एनालिसिस करने के स्पेशल एनालाइट्स प्रोसेसेस है जो कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसके एनालाइट्स कर सकते हैं लिटरेचर तौर पर. जैसे जैसे आपको बताया जाता है वो फॉलो किया जाता है तो आप डस्ट के एनालिसिस कर सकते हैं. सैंपल्स आपने कलेक्ट कर लिए थे, इसमें हमने सब चीज़ को सबसे पहले
ریوائنڈ کرتے ہیں لیکچرس کو، پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پھر ریکال کرتے ہیں کس کیا کیا ہم نے پڑھا اس میں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ڈسٹ کو انوائرنمنٹل طور پر کیسے پڑھا جائے، انوائرنمنٹس میں کیوں لیا گیا ہے ایز اے پلیوٹینٹ. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ سورسز آف ڈسٹ کون سے تھے، کہ کس کی جگہ سے ہم ڈسٹ کے پارٹیکلس کو لے سکتے تھے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیزرڈس آف ایسوسیٹیڈ ود دا ڈسٹ پارٹیکلس، کہ ڈسٹ پارٹیکل سے نکلنے والے جتنے بھی پارٹیکلس کون سے تھے، اس کے نقصانات کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر ہم نے اس کو دیکھی ہے کہ ڈسٹ کو سیمپل سے اس کو کلیکٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹ پین میں آپ لے سکتے ہیں، یا اسپیچولا سے لے سکتے ہیں، یا آپ ایک نیوزل ٹائپس ہوتی ہے جس میں آپ لے سکتے ہیں. پولیتھین کے بیگس میں آپ اس کو پیک کرتے ہیں، پھر آپ کو سیمپل تقریباً لینا ہوتا ہے 5 گرامس کے طور پر، یہ ساری چیزیں. پھر آپ ڈسٹ کی انالائسس کرتے ہیں. انالائسس میں ہم جو پروسیجر آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے سرچ کی طرف سے، جو کچھ بھی ہم وہ کرتے ہیں اس سے ہم انالائز، اسپیسیفک انالائز پروسیسز ہوتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.